नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूँ। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। बात करते हैं उपचुनाव की, जो कि अभी 13 तारीख को होने वाले थे और इस 13 तारीख की चुनाव को बदलकर अब उसे 20 नवंबर कर दिया गया है। जो तमाम वेबसाइट्स पर जो खबरें हैं वो यही है कि भारत के चुनाव आयोग ने सोमवार को 14 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की तारीख 13 नवंबर से बदलकर 20 नवंबर करने की घोषणा की है और इनमें सबसे ज्यादा 9 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं और इसी वजह से सभी का ध्यान इस घटनाक्रम पर गया है। हालांकि चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा करते हुए ये कहा कि कुछ दिनों में कुछ दलों ने त्योहारों की वजह से तारीख बदलने की मांग की थी और जो चुनाव आयोग ने 48 विधानसभा क्षेत्रों और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर की तारीख तय की थी, लेकिन बदलाव सिर्फ यूपी, पंजाब और केरल में आने वाली विधानसभा सीटों के लिए किया गया है। और जो एग्जैक्टली इलेक्शन कमीशन ने अपने उसमें लिखा है एक पोस्ट पर और जो उन्होंने बोला है, मैं उसको एग्जैक्टली पढ़ देती हूँ। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने सोमवार 4 नवंबर को कहा कि 13 नवंबर 2024 को उपचुनाव और कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मतदान की तारीख में बदलाव के लिए विभिन्न मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों, जिसमें भाजपा, कांग्रेस, बसपा, रालोद सहित और कुछ सामाजिक संगठनों से आयोग ने प्राप्त किए हैं कुछ ज्ञापन। उस दिन बड़े पैमाने पर सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों पर विचार करते हुए, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को असुविधा हो सकती है। मतदान के दौरान मतदाताओं की भागीदारी कम हो सकती है। अब यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव का मतदान 20 नवंबर को होगा। अब ये जो पूरे उपचुनाव की तारीख अचानक से बदल दी गई, अभी आपने देखा था हरियाणा के चुनाव की तारीख को भी टाल दिया गया था। यानी कि चुनाव की तारीख की घोषणा हो जाती है, लेकिन उसके बाद तारीख बदलने को लेकर कोई सैंक्टिटी बरकरार है ही नहीं। इसकी वजह क्या है और इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई ना कोई मैनिपुलेशन का संकेत इससे मिलता है। इस समय हमारे साथ लॉयर और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक इंडिया पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो उपचुनाव की तारीखों को अचानक से बदल दिया गया, इसका कारण आपको क्या लगता है सर? मतलब क्या ये इसमें मैनिपुलेशन दिख रहा है? क्या किसी घालमेल की बू आ रही है इसमें कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है? नहीं, घालमेल की बू तो उसको बाद में देखेंगे, लेकिन 10 दिन चुनाव के पहले अगर आप डेट आगे करते हैं, बढ़ाते हैं, और ये सारे चुनाव जो है नोटिफिकेशन से होते हैं कि इस तारीख को नॉमिनेशन भरेंगे, इस तारीख को आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं और इस तारीख से ये आचार संहिता लागू होगी, तो ये सब एकदम सैंक्टिफाइड चीज में बहुत कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस होना चाहिए कि जिससे कि चुनाव टले। मान ले कोई रायट हो गया या कोई एक्ट ऑफ गॉड हो गया, भूकंप आ गया, इस तरह की अगर कुछ बात हुई या साइक्लोन आ गया, तो बात समझी जाती है कि प्राकृतिक आपदा के कारण आपने चुनाव का वो जो है आगे टाल दिया। लेकिन नियर रिप्रेजेंटेशन, एक हिंदुस्तान ऐसा देश है कि 12 महीने त्योहार होते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो बराबर होता है। अगर आप देखें उठा के, तो ये भी कोई ऐसा त्योहार तो है नहीं जो कि गैजेटेड हॉलिडे था। अगर आपको इतनी चिंता थी तो आपके जो स्टेट के जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, तो वहां भी तो होते हैं, तो उनसे आप सलाह समोरा वो करके उसके बाद आप चुनाव की तारीख जो है आप डिटरमिन करते। अब सवाल उठता है कि आप जो है हर बार जो है इसी तरह से, कोई किसी ने कहा आपने चुनाव बढ़ा दिया, तो आपने चुनाव को एक मजाक समझ लिया है, उसकी कोई सैंक्टिटी आप नहीं समझते हैं, कोई डेट की सैंक्टिटी नहीं समझते हैं। यहाँ तो जैसे एग्जाम भी जो है वो जल्दी टलते नहीं है, लेकिन आप तो उसको मजाक बनाए हुए हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि घालमेल,
तो ये हो सकता है, क्योंकि लोगों का एक्सपीरियंस है कि जो वोट लास्ट डे मतलब चुनाव के पास जहां पर होते हैं और 2-3 दिन के बाद मतगणना होती है, तो उसमें ज्यादा जो है इनको टाइम नहीं मिलता गड़बड़ सड़बड़ करने का। ये एम्पेरिकल डेटा है, कोई साइंटिफिक नहीं है। लेकिन जो चुनाव पहले हो जाते हैं उसमें यह देखा जाता है कि ज्यादा गड़बड़ी है। तो हो सकता है, क्योंकि ये पंजाब एज वेल एज केरल में कांग्रेस ने वाकई रिप्रेजेंट किया कि इस चुनाव को आगे जो है टाल दिया जाए, और दोनों जगह में भाजपा कहीं भी नहीं है। मतलब कि ना वो पंजाब में एक सीट जीतेगी, ना केरल में तो सवाल ही नहीं उठता है, तो पूरे स्टेट में एक जीत जाती है तो बड़ा अपने को वो सोचती है। तो वहां पर कोई एक पर्व है कलपति रणथोश्याम सवम करके, तो उसके कारण जो है 13 से 15 है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया होगा। और पंजाब में था प्रकाश पर्व, तो उन दोनों कारणों से इन्होंने वहां स्थगित किया। लेकिन जो यूपी की बात है वो अलग है, वहां पर कोई ऐसा पर्व ये नहीं दिखा सकते। उसमें ये देखा जा रहा है कि योगी जी जो है कल मिले प्राइम मिनिस्टर से, और उन लोगों को थोड़ा अप्रीहेंशन था, तो इसलिए जो है लोगों का स्पेकुलेशन है कि उसको टाल दिया गया। अगर वहां पर्व की बात होती तो सबसे बड़ा तो पर्व होता है छठ का, जो बिहार में था। तो बिहार का जो है अगर वो टालते तो लोग समझ में भी आता। लेकिन वहां नीतीश कुमार सोच रहे होंगे कि जितने बाहर से लोग, मैंने आप देखेंगे कि बहुत लोग जो है बहुत संख्या में बाहर में जो काम करते हैं, और बिहार का 30% बहुत बड़ा पॉपुलेशन बाहर काम करता है, क्योंकि लेबर करेगा कौन। तो वो सारे छठ के समय वापस जाते हैं, तो उनको वो फेवरेबल लग रहा होगा, तो उन्होंने तो, या उन लोगों ने नहीं कहा कि इसको आगे बढ़ा दीजिए। लेकिन यूपी में जो स्पेशली ईस्टर्न यूपी में है, तो अगर छठ जो है 6, 7, 8 को है, तो वो लोग तो वापस चले जाएंगे 13 के बाद, तो वहां पे वो लोग वोट नहीं कर पाएंगे। तो उनको लगा होगा कि ये वोट जो है हमारे खिलाफ जा रहा है। तो खामोखा इलेक्शन कमीशन अपनी बदनामी हर चीज में करता आ रहा है। कोई आदमी अगर ये कंप्लेंट करता है कि देखिए ईवीएम में 99% बैटरी है और इसका जो है फिर से मतगणना हो या रिगिंग करती है, तो उस पर ये कोई एक्शन नहीं लेते। ये कभी भी नहीं, वो उसमें तो रहता है कि अरे जल्दी से सर्टिफिकेट दे दो, कि ये जो है एक बार सर्टिफिकेट दे देंगे तो वो सारे ऑब्जेक्शन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो जहां इनको कार्रवाई करनी चाहिए वहां तो ये करते नहीं है, और जहां इनको एक डेट की एक सैंक्टिटी समझनी चाहिए तो उसको ये रखते नहीं है। तो ये जो राजीव कुमार हैं, ही विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज द वर्स्ट इलेक्शन कमीशन। जितनी इनकी बुराई हुई, और इनको मतलब इनकी जो है मतलब इज इम्यून टू क्रिटिसिज्म, कोई चीज का वो नहीं, और जो भी मन में आया अंड बंड जवाब देते हैं, जैसे कांग्रेस वाला उन्होंने किया। और अब तो ये है कि भाई ये फरवरी में रिटायर कर रहे हैं, तो लोग यही सोचते हैं कि भाई इससे बेशरम और इससे बुरा इलेक्शन कमीशन नहीं होगा। तो जो है लोग बड़े अच्छे वो देख रहे हैं कि भाई किस तरह से इनका टर्म खत्म हो, और आई डोंट थिंक कि सरकार जो है इनको जो है एक्सटेंशन देगी। तो बहुत जगह वो है, देखिए इलेक्शन प्रणाली में लोगों को फेथ नहीं रहा। सबसे बड़ा फेथ नहीं रहा जबकि सरकार ने पार्टीशन इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना चालू किया। हर आदमी का रेपुटेशन होता है, उनको मालूम है कि इसको मैं बोलूंगा लेफ्ट तो वो करेगा लेफ्ट, वो 3 बैग्स फुल, यस सर 3 बैग्स फुल। तो इस तरह के ये अगर बनाते हैं और पूरा देश देखता है, और सुप्रीम कोर्ट उसके बाद इंटरवीन नहीं करता है, या उस पर जब कमीशन में वो जाता है कि ये कानून बदल दिए, तो कल को जो है जितने भी अंपायर अपॉइंट हो रहे हैं होम टीम को करना चाहिए। अभी अगर क्रिकेट हो रहा है तो हिंदुस्तान के जो है वो टीम को जो है अंपायर नियुक्त करना चाहिए, ये नहीं कि इंटरनेशनल बॉडी उसको करे। तो जो प्लेयर है वही अगर नॉमिनेट कर रहा है इलेक्शन कमीशन को, और उसके बाद घालमेल हो रहा है, तो आदमी यही सोचेगा ना कि दिस इंटायर इलेक्शन इज रिग्ड, ऊपर से लेके नीचे, और हमारे पास कोई भी कहीं भी हम चले जाएं तो हमारी सुनवाई नहीं हो रही है।
वो हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाएं। नहीं, लेकिन जो बात बार-बार ये होती है कि बीजेपी को जहाँ पर हार के संकेत दिखते हैं, वो वहाँ पे, अब जैसे यूपी का उपचुनाव था, वहाँ तो 9 की 9 जो उपचुनाव जिस विधानसभा सीटों पर हो रहा था, वहाँ पर बीजेपी की हालत बहुत खराब है। तो ये क्या टाइम बाइंग टैक्टिक्स है, या फिर वहाँ पर मैनेज करने की कोशिश है कि भई नहीं आपको नहीं, और वही समय। आपने कहा, वो टाइम बाइंग नहीं, वो मैनेज करने का है। अभी हुँ, एक रिपोर्ट है ऑलरेडी कि जो यादव या 2-3 तरह के जो कास्ट के वो लोग थे, उनको इलेक्शन की इलेक्शन ये ऑफिसर से वहां से हटा दिया गया कि वो वहां पर नहीं रहे। तो अपने आदमी को अपॉइंट करो तभी तो वहां रिगिंग होगी। नहीं, लेकिन लेकिन चूंकि अरुण जी, 9, एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है कि भई जैसे इन्होंने यूपी का चुनाव किया, फिर वायनाड का चुनाव भी स्थगित कर दिया है, वो भी 20 तारीख को होगा। तो वायनाड का उपचुनाव जो उन्होंने स्थगित किया है, तो क्या ये कांग्रेस को चुप कराने के लिए, क्योंकि कांग्रेस के लिए तो अच्छा है, कांग्रेस को और समय मिल जाएगा वहाँ पर कैंपेनिंग करने के लिए। तो भई आपने बैलेंस करके चला कि ताकि आप इधर नहीं नहीं, यूपी आप चुनाव लड़ देखिए, करें? हमारे हिसाब से जो भी था, कांग्रेस शुड हैव, वो 13 तारीख को उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए था, क्योंकि प्रियंका गांधी एक स्टार कैंपेनर है और हुँ, महिला है। तो वो अगर वहां पर अपना इलेक्शन लड़ रही हैं, तो इलेक्शन छोड़ के वो वहां कैंपेन तो करने जाएंगी नहीं। अब वो महाराष्ट्र में उनकी जरूरत कम है, लेकिन झारखंड में उनकी बहुत जरूरत है। महिला हैं वहां पर, उनसे महिला का वोट एक स्विंग होता है। और ये लोग वहां पे, चूंकि वो पिछड़ा इलाका है, तो आप मान लीजिए कि पैसा का बहुत ज्यादा असर होगा। और इनके पास एकदम इतना ज्यादा पैसा है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। नहीं, तो तो वो आपके पानी की कहने तरह। का मतलब है कि प्रियंका गांधी को झारखंड से दूर रखने के लिए इस वायनाड के चुनाव को नहीं पोस्टपोन। नहीं, वो खुद ही अगर कह रहे हैं कि पोस्टपोन करिए, तो फिर चुनाव आयोग की को तो हम नहीं दोषी ठहरा सकते। ये तो स्ट्रेटेजिकली जो है कांग्रेस को सोचना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर वो कह रहे हैं, देखिए केरला में जो है बीजेपी की जमानत जब्त होगी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं। वहां पे उनका कोई सपोर्ट नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। जो जो ये वहाँ होता है कि डिवाइड एंड, वो तो नहीं होने वाला है। वहां पे तो नंबर 2 में सीपीआईएम का कैंडिडेट आएगा या जो भी अलायंस का होगा। लेकिन वहां पे अगर उन्होंने मांगा है कि, कहा कि हमें पोस्टपोन कर दीजिए, तो आई थिंक, मतलब हम तो उतना ग्राउंड लेवल पे नहीं है, कि इट इट वाज अ ब्लंडर। क्योंकि जो उनका सपोर्ट है और वो है, वो 13 को भी जीतती, 20 को भी जीतती। खाली उनको ये लगा होगा कि ये कहीं रिग ना कर दें, इनका कोई ठीक नहीं है। जो भी हो, वो वहां पर चुनाव की तारीख बढ़ाने में इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा हाथ नहीं, मैं इतना ही कहता हूँ। एंड शी वाज रिक्वायर्ड, वो उनको सोचना चाहिए था हुँ। नहीं, कि। लेकिन क्या क्या अब हम चुनाव आयोग के बारे में, क्योंकि अब ये जिस तरीके से उपचुनाव की तारीखों को बदला गया है, क्या इससे हमें ये इस बात का संकेत नहीं मिलता है कि बीजेपी कुछ न कुछ फ्रॉड करने की कोशिश कर रही है और चुनाव आयोग के साथ मिलकर, या फिर चुनाव आयोग कुछ न कुछ कर रहा है? वही हो सकता है उनको ईवीएम मैनेज नहीं कर पा रहे हों, ईवीएम मैनेज करने के लिए कोई ना मिला हो, तो टाइम बाइंग टैक्टिक्स एक तरीके से? नहीं नहीं है, वो तो देखिए यूपी में तो ये लगता है। पंजाब और केरला के बारे में आप ये दूर दूर से ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि हमको नहीं लगता कि इवन इन पंजाब उनका कोई भी कैंडिडेट जो है सीरियस कंटेंशन में है। हो ही नहीं सकता है। वहां पे वो नंबर 4 पार्टी है, जो भी है, मतलब इक्का दुक्का इधर उधर जीत जाते हैं। लेकिन वहाँ के वो सिख लोग हैं, वो इनको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि इनका पूरा गेम इन लोगों ने देखा हुआ है। और ये कोई प्रो सिख तो है नहीं, इनकी कभी इमेज तो रही नहीं कि हम बहुत ज्यादा वो हैं। तो इसलिए पंजाब में आप भूल जाइए, केरला में भूल जाइए। हाँ, ये दोनों एज अ कंसेशन कि देखिए मैंने आपकी यहाँ बात मान ली, और इनका एक्चुअल मोटिव तो है कि हमको यूपी में कंट्रोल में रहे। और उनकी जो शाख बनती है या वो बनती है, वो तो यूपी से बनती है। तो ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हो सकती है कि इनकी दो बात मान लो और उसके बाद यूपी में उसको टाल दो, उसको मैनेज ये करने में इनको थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि जिस लॉजिक से इन्होंने यूपी का इलेक्शन बढ़ाया है, उससे ज्यादा लॉजिक लगती थी बिहार में। बिहार में हुँ, भी शायद 3-4 सीटों पर मतदान है, तो हुँ। वहां भी उनको पोस्टपोन करना चाहिए था।
और हम ये तो नहीं मान सकते कि वहां पर किसी ने चिट्ठी नहीं लिखी कि भाई छठ पूजा है, ये है तो इसको जरा बढ़ा दीजिए, क्योंकि छठ इज द बिगेस्ट, हम बिहार से आते हैं, कि उससे बड़ा पर्व है ही नहीं। इट इज नॉट दिवाली, इट इज नॉट दशहरा, वो उनका जो है वो छठ ही है। लोग फास्ट करते हैं, वाटर में जाते हैं। जी बिल्कुल। नहीं, लेकिन एक सवाल और भी आता है कि जब चुनाव आयोग पर से आपका भरोसा उठ चुका है और चुनाव आयोग तब फिर इन द मिडल ऑफ द इलेक्शन कहता है कि भाई हमारे पास कुछ ज्ञापन आए हैं कि, और उन्होंने हमसे कहा है कि आप इस तारीख को बढ़ा दीजिए, क्या ये जरूरत नहीं होनी चाहिए इस समय कि राजीव कुमार उन ज्ञापनों को शेयर करे, पब्लिक डोमेन में डाले कि भाई आप ये यस, देखिए ये ज्ञापन आया है, और मतलब नहीं नहीं, ये ये सवाल आपने, मेरे जहन में आया है। नहीं नहीं, ये बात आपने सही कही। वो जितने भी ज्ञापन आए हैं उनके उन वेबसाइट में बहुत ज्यादा जगह है, वो सारे उसमें वो डाल दें कि देखिए इस पार्टी का ये आया, इस पर हमने ये डिसीजन लिया, इस पर हमने ये डिसीजन लिया, इस पर हमने ये डिसीजन लिया, वो सारा उनको डालना चाहिए। देखिए उनको मालूम है, और दोनों और जो वहां बैठे हैं, तीन मूर्ति जो वहां पे है, सबको मालूम है कि उनका नाम जो है इतना बदनाम हो गया है। जितना एक समय में उनका नाम शीर्ष पर था उतना ही उनका नीचे हो गया है, और उसके बावजूद वो कुछ नहीं करते अपने रेपुटेशन को ठीक करने के लिए। तो ये दिखता है कि ये एकदम इनडिफरेंस है कि तुम भौंकते रहो, तुम बोलते रहो, मुझको क्या फर्क पड़ता है। आई हैव एंजॉयड माय टेन्योर। हम पब्लिक ड्यूटी तो कर नहीं रहे थे, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था और मैं सरकार की ड्यूटी कर रहा था। हमें क्या मतलब पब्लिक इंटरेस्ट है, तुम गाली देते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये उनका जो है, एक अगर थोड़ा भी उनको होता कि देखिए इतनी चिट्ठियां आई, हमने ऐसे डिस्पोज किया, इस कारण से डिस्पोज किया, ये उनका सुओ मोटो कर देना चाहिए, है ना, कि ये हुआ। अब हम तो जो बोल रहे हैं वो लीक के बेसिस पर बोल रहे हैं। हमने किसी जगह पढ़ा कि भाई कांग्रेस ने कहा, यहाँ पंजाब में कहा, तो हमें बात लगी ये कि भाई ये थोड़ा रीजनेबल है, क्योंकि बीजेपी इज नॉट इन द पिक्चर। अगर वो पिक्चर में नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि कम से कम पंजाब या केरला का पोस्टपोनमेंट जो है वो खाली इसीलिए है कि हम यूपी का जस्टिफाई कर सकें। दीज आर ऑल वीक आर्ग्यूमेंट्स। 3 दिन की फेस्टिविटी है, किसी को 1 घंटा आधा घंटा नहीं निकलता है, हम लोग भी कितने भी बिजी रहते हैं, आधा 1 घंटा तो निकाल के वो करते ही हैं। और कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा भीड़ भड़क का आपको 2 घंटे की लाइन है या 3 घंटे की लाइन है। तो जो रीजन है वो तो वैलिड नहीं है। तो उसके बाद यही सब रीजन आदमी देखता है कि ये पार्टीशन है, और जब गुडविल ही नहीं रही तो आप कम से कम मिनिमम ये तो काम करें। अरे चंद्रचूड़ साहब, जितना भी आप सुप्रीम कोर्ट का वो करें, लेकिन जजमेंट वगैरह तो उसी दिन अपलोड हो जाता है। अगर आपको जरूरत होती है आज के तारीख में कि आप सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स तो देख रहे हैं, लाइव रियल टाइम में देख रहे हैं कि कौन लॉयर क्या बोल रहा है और क्या कोर्ट रिस्पॉन्ड कर रही है। इट इज ट्रू फॉर ऑल दी कोर्ट्स। तो एक ट्रांसपेरेंसी तो आई, आप उसके बाद उनके जजमेंट से नहीं अग्री करें। तो वही जो प्रोसीजर वहां पे है, ये इनको भी अडॉप्ट करना चाहिए कि ये कागज आए, हमने इसलिए किया क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद अगर आप उसको पोस्टपोन कर रहे हैं तो आप अपने पद का और कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी का फायदा उठा रहे हैं, और जो है जो मन में आता है करते हैं। वेरी वेल अवेयर कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी इसके बाद इंटरफियर नहीं करेगा। इट इज मिसयूज ऑफ योर अथॉरिटी। बिल्कुल मिसयूज ऑफ अथॉरिटी भी है, लेकिन जो कानूनी पेज है, क्या ये कानून के भी खिलाफ है? क्योंकि पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट ये कहता है कि भाई आप इलेक्शन प्रोसीजर में इंटरवीन नहीं कर सकते वंस द डेट्स आर अनाउंस्ड। लेकिन अब अगर उसमें छेड़छाड़ होकर उसको पोस्टपोन किया जा रहा है तो कानूनी रूप से क्या ये एक अपराध है, एक गलती है? नहीं नहीं नहीं, कोई अपराध। देखिए क्या क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट के उसके अंदर में इन लोगों को इतना लैटिट्यूड दिया गया, पूरा डिस्क्रिशन, ऐसा डिस्क्रिशन दिया गया है कि इट इज लाइक गॉड लाइक डिस्क्रिशन, राजा वाला डिस्क्रिशन है कि जो हम कहें और वही सही। उस डिस्क्रिशन का ये मिसयूज और फायदा उठाते हैं, और वो डिस्क्रिशन जो है आप कोर्ट में नहीं चैलेंज कर सकते, और वो जो है उसके उसके खिलाफ आपके पास कोई भी ऐसी वो नहीं है व्यवस्था कि जहां पर आप उसको ये कर सकें या कोई सुनवाई हो। अब आप सोचिए ना, वो जो सिंबल था
महाराष्ट्र में, हाँ वो एक का था, वो शंख या कुछ था, और उसी में उन्होंने एक दूसरा लगा दिया, और उस कंफ्यूजन में जो है एक सीट चली गई उनकी। तो इतना उनको आप कहिए, उसके लिए भी इनको अगर दिमाग नहीं है, तो इसका मतलब है कि भाई यू आर रैंक पार्टीशन पर्सन। जिस तरह से आपने सिंबल अलॉट किए डिफेक्टर्स को, बोथ टू शिंदे एंड वहां पे अजित पवार को, पेरेंट का वो देके आप उनको वो कर रहे हैं, और वो बाल ठाकरे का नाम भी मिसयूज कर रहे हैं। तो ये सारा दिखाता है कि आपका जुडिशियस माइंड एकदम नहीं है। हर आदमी समझता है कि व्हाट इज, देखिए पीपल डोंट माइंड लूजिंग केस, हारते हैं, कहते हैं हाँ हमारे, उनको मालूम है कि हमारे आर्ग्यूमेंट्स जो हैं हल्के हैं, लेकिन ये भी लोगों को मालूम है कि इसमें जो है ये वर्डिक्ट सही नहीं है, इसमें गड़बड़ है। और आप उसको कितना भी कहिए कि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, ये हुआ, किसी को दोष दीजिए, उससे नहीं। लोग कहेंगे कि ठीक है आपने एक पॉपुलिस्ट जजमेंट दिया, लेकिन जो आपने दिया वो जो है वो लीगली करेक्ट नहीं था। आज तक हमें कोई ऐसा आदमी, अच्छा वकील नहीं मिला जो कि ये कहे कि नहीं राम जन्मभूमि का जो जजमेंट था वो सही था। जो जो मतलब कि कानूनन हम लोगों ने आर्ग्यू किया, पराशरन ने आर्ग्यू किया, बेगर जूता पहने वो खाली चप्पल उसमें कि हम भगवान के लिए आर्ग्यू कर रहे हैं, तो हम जो है बेगर वो फुटवेयर के हम आर्ग्यू करेंगे। तो ऐसी ऐसी बातें हैं, अंधविश्वास। अब हम अटॉर्नी जनरल, अब ठीक है वो अय्यर अयंगार होंगे, उनको ज्यादा भगवान में फेथ है, तो वो आर्ग्यू कर रहे थे भगवान के लिए, तो इसलिए नहीं पहना। तो ये सब है प्लेइंग टू द गैलरी, वो भी हुआ। अगर कोई कोर्ट होता तो कहता नो दिस इज नॉट द एटिकेट ऑफ दिस थिंग। कोई सैंडल पहन के चला जाए, हवाई चप्पल पहन के चला जाए सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या वो सही हो जाएगा? खैर ये सब तो साइड वो है, लेकिन एकदम अनडिग्निफाइड वे में ये एक्ट करते हैं, और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी क्रिटिसाइज करिए। हो सकता है इनके अलग जनरेशन में उन लोगों को फर्क पड़ता हो, अगर इनके बच्चे वगैरह हो तो दे विल फील ह्यूमिलिएटेड फॉर द टाइप ऑफ दिस थिंग दिस पीपल आर डूइंग, और कुछ नहीं उनको फर्क पड़ता है। एंड दैट इज ऑल्सो इफ दे आर सेंसिटिव पीपल, बिल्कुल। क्योंकि और अक्सर होता है कि इतनी क्लोज फ्रीक्वेंसी में सारी चीजें हो रही हैं। हरियाणा का चुनाव टाला गया, अब उपचुनाव को टाला जा रहा है, वजह जो भी हो, लेकिन ये पूरी एक जो स्टोरी है चुनाव आयोग की, इसके बारे में क्या कहता है? एक कैवलियर एटीट्यूड, एक बहुत ही केयरलेस नॉन चैलेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द डेट्स की जो सैंक्टिटी है जिसके बारे में हमने बात की, एक ओवरऑल मैसेज सर आज क्या जाता है लोगों के नहीं बीच? नहीं, आप बार बार ये कर रहे हैं ना। मान ले एक बार हरियाणा में आपने कर दिया तो थोड़ी बहुत बात समझ में आई। अब तो लोगों को समझ में आ रहा है, ये कांग्रेस वाले भी वैसे ही हैं कि अरे उसके बावजूद हम जीतेंगे। दे शुड हैव प्रोटेस्टेड इन लार्ज नंबर्स। वो तो किया ही इसलिए कि उनको टाइम मिले कि हम एडजस्ट करें और रिगिंग करें। तो कोई इनकी क्रेडिबिलिटी कहीं नहीं रही। देखिए, जो आदमी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट के ऊपर झूठ बोल सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। और मैं जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं कि उन्होंने एफिडेविट पर ये थोड़ी बहुत झूठ नहीं बोली, 50% की झूठ बोली कि औसत मत जो एक बूथ पर पड़ते हैं, इन्होंने कहा कि 1000 है, जबकि एक्चुअल फिगर थी 620। मतलब कि इन्होंने 370 वोट, जो कि 50%, 620 का मोर देन 50% है, उसको बढ़ा के सुप्रीम कोर्ट में बोला। तो इस तरह का जब आप काम, जबकि आपको बेसिक फिगर्स नहीं मालूम है, और फिर आप कहते हैं कि देखिए हम परसेंटेज दे सकते हैं, हम नंबर नहीं दे सकते हैं। अरे तुम नंबर लेके तब परसेंटेज निकाल रहे हो, और उसके बाद कह रहे हो कि नहीं मेरे पास परसेंटेज है। तो इस तरह का जो ये बहुत क्या कहें, मतलब बचपना वाली जो लॉजिक देते हैं कि आज के बच्चे भी बड़े स्मार्ट हैं। आप उनको कह दीजिए कि बस में सीसीटीवी लगा है तो तुरंत वो चेक करके बोल देंगे देयर इज नो सीसीटीवी। बिल्कुल यू कांट गेट अवे इवन विद द चिल्ड्रन। और ये तो नहीं, हमें लेकिन मूर्ख बना रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब ये मेरा आखिरी सवाल है अरुण जी, कि जो शंका हमारे सबके मन में होती है कि भई चुनाव को चुराने की कोशिश की जा रही है। हमने और आपने और वो काउंटिंग एजेंट्स थे, हमने एक नहीं कितने कार्यक्रम उस पर किए, और यही शंका जताई जा रही है कि हरियाणा के चुनाव को चुराया गया।
आम चुनाव जो 2024 के हुए थे उसका भी मैंडेट स्टील करने की कोशिश की गई। अब क्या उपचुनाव में भी चोरी करने के ये संकेत साफ यहाँ पर दिख रहे हैं? यस यस, नथिंग इज बियॉन्ड देम। मैं आपको कह रहा हूं कि वी आर लिविंग इन ये आज अगर ये ठीक से ओपिनियन पोल नहीं, एक वही रिग्ड मशीन से पोलिंग करा लें और दो ऑप्शन दें कि आपको क्या इस चुनाव प्रणाली में विश्वास है या आप जो है पेपर बैलेट से वोट कराएंगे, तो मैं आपको कहता हूं ये हार जाएंगे, है ना। मोर एंड मोर पीपल, ज्यादा लोग आज ये विश्वास कर रहे हैं कि चुनाव जो है वो रिग्ड है। और उसका एक कारण है, क्योंकि उन लोगों ने उनका जो एवरीडे एक्सपीरियंस है, जो कॉमन सेंस जिसको कहते हैं, वो जो रीइंफोर्स होता है इलॉन मस्क के कहने से कि कोई भी ऐसी मशीन नहीं है कि जो है जिसमें आप नहीं कर सकते। आज की इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी बढ़ गई है, लोग रोज फोन में देखते हैं, चलता हुआ फोन जो है वो जो है वो जाम हो जाता है। तो देयर इज नथिंग विच कैनॉट बी रिग्ड। जो कि टेक्नोलॉजी का जो बादशाह है, जो जिसकी पूरी वेल्थ टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, वो आदमी कह रहा है और बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा है। तो क्या ये विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये चुनाव आयोग या जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट को के क्या उनसे ज्यादा टेक्नोलॉजी आती है? दे आर मास्टर्स ऑफ लॉ, दे आर सुपर मास्टर्स ऑफ लॉ, बट दे आर नॉट नोइंग इवन 1% ऑफ दी वो जो टेक्नोलॉजी है जो कि वहां जानना है। तो लोग अगर जाने चाहे नहीं जाने, अगर हमको उस प्रति, मैं गलत हो सकता हूं कि रिग्ड नहीं है, लेकिन तो भी अगर 50% लोग सोचते हैं कि इलेक्शंस आर रिग्ड, तो ये जिम्मेवारी है सुप्रीम कोर्ट की पहले और ये चुनाव आयोग के उसके बाद की कि ये पूरी और प्रणाली को बदल के ये पेपर बैलेट को कहें। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, जो ओरिजिनल जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी गए और ये मशीन लगवा दी उन्होंने, अगर ना गए होते तो आज भी उस तरह से वोटिंग नहीं होती। उस जजमेंट में ये बात कहा गया है कि द फेथ ऑफ द पब्लिक, ऑफ द वोटिंग पब्लिक इज पैरामाउंट। और उस बात को लोग नहीं सुन रहे हैं तो क्या होगा? अगर आप साइड करेंगे तो आपको भी कहेंगे कि आप वो बेईमानी का एक पार्ट है। इट इज ह्यूमन नेचर, उसमें बुरा और अच्छा मानने की क्या बात है। चलिए, तो फिलहाल उपचुनाव की डेट्स केरल, पंजाब और यूपी की बदल दी गई हैं और अब जो 13 नवंबर को चुनाव होने वाला था वो अब 20 नवंबर को होगा। और उसके पीछे का खेल क्या है वो सबको दिख रहा है, समझने की भी हमने कोशिश की और अरुण जी ने उसको बताया भी। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा वायरल करिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ पब्लिक इंडिया पर। थैंक यू अरुण जी, थैंक यू सो मच। नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।